कालादान जाने का रास्ता पथरीला जंगलात से होता हुआ ढलवान की जानिब था और हमारी जीपें आहिस्ता रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं। सुबह हमें एक फौजी चेक पोस्ट से गुजरना था। मुझे मेजर की वर्दी में और फौजी जीप को देखकर फौजी पहरेदारों ने बगैर कोई सवाल किए चेक पोस्ट का बैरियर उठा दिया, लेकिन वो बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। शम्स ने मुझे बताया कि इंडियन बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स में ज्यादातर वही ऑफिसर और जवान इस इलाके में तैनात किए जाते हैं जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और आसामी और बंगला जबान भी जानते हो। तुम अपनी शक्ल सूरत से किसी तरह भी इस इलाके में रहने वाले नहीं लगते। इलावा अजी तुम्हारे अलावा सारे काफिले में से किसी ने भी फौजी वर्दी नहीं पहनी हुई और इसी के बायस पहरेदार फौजी सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि सारे काफिले को शक की निगाह से देख रहे थे। आगे एक बड़ी चेक पोस्ट आएगी और ऐन मुमकिन है कि वहाँ भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर भी हों। इस वर्दी और फौजी जीप के बायस तुम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हो। इसके अलावा आगे का सारा इलाका मिजोरम का है, जहाँ के बागी कबाइल भारतीय हुकूमत और फौज के मजालिम से तंग आकर इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। भारतीय फौजी कभी कभार जब इस इलाके में जाते हैं तो कम से कम एक दो कंपनी लगभग 300 की नफरी में जाते हैं। इक्का दुक्का फौजी तो वहां जाने का सोच भी नहीं सकता, वरना मेजो कबाइल उसे फौरन हलाक कर दें। इसलिए बेहतर होगा कि अगली चेक पोस्ट आने से पहले तुम वर्दी और फौजी जीप से छुटकारा पा लो। शम्स की बात माकूल और दलाइल से पुर थी। मैंने रास्ते में एक गहरे खड्ड के करीब काफिला रुकवा दिया और फौजी जीप पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसे खड्ड में धकेल दिया। आग की हिद्दत से जीप के पेट्रोल टैंक ने भी आग पकड़ ली और एक धमाके से जीप के परखचे उड़ गए। वर्दी को भी उतार कर मैंने आग दिखा दी, लेकिन मेजर की जैकेट पहने रखी जिस पर कोई फौजी निशान न था। दरअसल सर्दी इस कदर ज्यादा थी कि जैकेट ने मुझे बहुत आराम दिया था। रास्ते में आने वाली बड़ी चेक पोस्ट पर हम सारे दिन के सफर के बाद रात गए पहुंचे। बैंकॉक से चलते वक्त मैंने एहतियातन एक लंबा स्याह कोट और सलीब वाली कैंडल भी खरीद ली थी। रॉबर्ट माइकल यानी मैं अब एक पादरी था जो इस इलाके में बागी कबाइल में मजहबी प्रचार के अलावा उनके लिए दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेकर जा रहा था। ये मेरी कवर स्टोरी थी जिसे मैंने चेक पोस्ट पर बयान किया। लिबास भी मैंने पादरियों जैसा पहना हुआ था जिस पर लटकी हुई सलीब नुमाया थी। भारतीय हुकूमत और फौज आज तक ये चाहती है कि इस इलाके के लोग भले ईसाई हो जाएं लेकिन बागियाना कार्रवाइयां छोड़ दें। इसलिए मगरबी ईसाई ममालिक ने अपने कई मिशन जहां भेज रखे हैं। हमें भी इस चेक पोस्ट से बगैर किसी चेकिंग के बल्कि सबको गर्म चाय पिलवा कर एहतराम से रवाना किया गया। आखिर हम उनके बागियों को राम करने और सुधारने के लिए ही तो जा रहे थे। एक रात और दिन के मजीद सफर के बाद शाम को हम कालादान पहुंचे। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहीं पर मुझे कैसर और उसके साथियों से मिलना था। कस्बे के शुरू में ही एक झोंपड़ होटल से हमने शहर के तमाम रिहायशी होटलों का पता लिया। मैंने बाकी काफिले को तो यहीं रुकने का कहा और शम्स और अपने नंबर 2 के हमरा अपनी जीप में कैसर और उसके साथियों की तलाश में चल पड़ा। शम्स कालादान से बखूबी वाकिफ था और मैं कैसर की तरबियत और अपनी तरबियत से जो मैंने उसे दी थी। शम्स ने सारे होटल खंगाल डाले लेकिन कैसर और उसके साथियों का कहीं पता न चला। मुझे बखूबी इल्म था कि कैसर ना तो किसी एक होटल में अपने साथियों समेत इकट्ठा ठहरा होगा और न ही उन्होंने होटलों में असल नाम लिखवाए होंगे। भारत में चूंकि शनाख्ती कार्ड राइज नहीं, इसलिए किसी होटल में कयाम के लिए जो भी नाम और पता लिखवाया जाए होटल वालों को कबूल करना पड़ता है। उन्हें तलाश करने के लिए होटलों के वेटरों से ही सही मालूमात मिल सकती थी। मैंने शम्स को कैसर का हुलिया बताकर उसे कहा कि हम दोबारा होटलों में जाते हैं और तुम आसामी जबान में इस हुलिये वाले शख्स का दरियाफ्त करो। दूसरे होटल में ही मेरी ये तदबीर कारगर साबित हुई और होटल के बैरे ने बताया कि एक कमरे में उर्दू बोलने वाले 3 मेहमान ठहरे हैं, जिनमें से एक का हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया है और ये तीनों मेहमान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हैं। मैं और शम्स पहली मंजिल के उस कमरे की तरफ गए और मैंने आहिस्ता से दोबारा उसी अंदाज से दस्तक दी जैसे गोरखपुर में दिया करता था। दरवाजा कैसर ने खोला। मुझे देखकर उसकी बातें खिल गईं और काफी देर तक हम एक दूसरे से बगलगीर रहे। कैसर मुझे और शम्स को कमरे में ले गया। उसके हमराह जो 2 साथी ठहरे हुए थे उन्होंने दिल्ली में 26 जनवरी और गोरखपुर के मिशंस में हिस्सा लिया था। वो दोनों भी मुझे लाला जान कहते हुए लिपट गए। यकीन जानिए उनके गले मिलने और खैरियत पूछने में इतना खुलूस था कि मेरी आंखें भर आईं। अपनों ने तो मुझे हमेशा दुख ही दिए थे, खुलूस मिला तो इन भारतीय मुसलमानों में जिनका मेरे साथ एक ज़हनी ताल्लुक था। कैसर की तो मारे खुशी के बुरी हालत थी। उसने अपने दोनों साथियों को कहा कि बाकी साथियों को जो दूसरे होटल में ठहरे हुए हैं यहाँ ले आए। उधर शम्स से मैंने कहा कि काफिले के बाकी हमराहियों को लेकर इन होटलों में ठहराए
जहां दिल्ली के लड़के ठहरे हुए थे। नंबर 2 उनका एडवांस किराया जमा करवा दे और वो नंबर 2 को इसी होटल में ले आए। दोनों लड़के और शम्स बाकी साथियों और हमराहियों को लेने चले गए और कैसर और मैंने उन दिनों से बातों का आगाज किया जब हम दिल्ली में पहली बार मिले थे। जब बातें शुरू हुई तो हमें वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मेरे हमराहियों को होटलों में ठहराकर और कैसर के सारे साथियों को लेकर शम्स और नंबर 2 वापस आ गए। हमीद को मैंने थाइयों के हमरा ठहराया था और नंबर 2 और शम्स के लिए एक कमरा और एक कमरा अपने लिए बुक किया। आइंदा सफर के लिए ये फैसला हुआ कि शम्स और हमीद यहाँ कालादान से ही खच्चरों और मजदूरों के इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और 3 रोज यहाँ कयाम करने और जरूरी तैयारी के बाद हम अपने आइंदा सफर का आगाज करेंगे। कैसर को जब मैंने ये बताया कि भारत और नेपाल में अपने 3.5 साल कयाम और भारतीय इंटेलिजेंस और अफवाज का गुरूर तोड़ने के बाद मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे इतनी माली दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया गया कि मैंने मजबूर होकर एक दोस्त के होटल में मुलाजिमत कर ली और माली दुश्वारियों के बायस ही मैंने इस मुहिम को सर करने की हामी भरी है। तो वो सर पीट कर रह गया। उसने कहा, भाईजान आपने तो अपनी हुब्बुल वतनी के बायस बगैर किसी लालच के सर पर कफन बांध कर अपने वतन और इस्लाम की खिदमत की और जितना रुपया भी हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने आपको दिया वो सब आपने खटमंडू में जरूरतमंद महाजरों में बांट दिया। लेकिन अपनी जो हालत आपने बताई है उसका तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अभी जिंदा हैं और मुझे यकीन है कि जिस कदर वो आपकी इज्जत और तौकीर करते हैं, अगर आप उन्हें जरा सा इशारा भी कर दें तो वो आपके कदमों में रुपयों का ढेर लगा देंगे। मैंने कहा, कैसर मैंने जो कुछ किया है वो मेरा फर्ज था। हम सब अपने वतन और मुल्क से अपने मफाद के लिए मांगते हैं, लेकिन अपने वतन को देते क्या हैं? महज नफरतों और शिकवे शिकायत। मैंने पाकिस्तान की जो भी खिदमत की है वो किसी इवज या बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस जिल्लत और खिफत को मिटाने के लिए थी जो सुकूत ढाका के बायस हमें मिली। और मेरी खिदमत इस समंदर में एक कतरे के बराबर है जो हजारों बल्कि लाखों पाकिस्तानियों ने अपने वतन की इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी जानों के नजराने देकर की है। मैं तो आज भी जिंदा सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। जरा उन लाखों जानों के नजराने देने वालों के मुतालिक सोचो जो खुद मिटकर अपने वतन को दायमी बका दे गए। जहां तक मेरी माली दुश्वारियों का ताल्लुक है, मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह को राज़िक माना है। जो रोजी मेरे मुकद्दर में लिख दी गई है वो मुझे हर हालत में मिलेगी। यही मेरा यकीन, एतमाद और जिंदगी गुजारने का उसूल है। तुम जैसे जानसार दोस्तों की बेलौस मोहब्बत क्या कोई कम दौलत है? मैं तुम सब दोस्तों और साथियों की मोहब्बत को दुनियावी माल और दौलत से बदरजहा कीमती समझता हूँ। मेरे एक टेलीफोन करने पर तुम सब भारत के इस कोने तक आ गए हो और मेरे साथ इस खतरनाक मुहिम में जाने को तैयार हो। क्या तुम्हारा खुलूस और मोहब्बत किसी दुनियावी दौलत से कम है? मैंने कैसर को लाजवाब कर दिया तो वो बोला कि भाईजान हम अपने साथ सिर्फ एक रिवॉल्वर, 2 दर्जन मकामी दस्ती बम और खंजर ही ला सके हैं। इन्हें तो हमने छुपा लिया था, अगरचे बड़ा असलहा भी मुहैया था, लेकिन रास्ते की चेकिंग के बायस न ला सके। क्या ये असलहा काफी होगा या हम किसी फौजी चौकी पर अचानक हमला करके उनसे असलहा छीन ले? मैंने जवाब दिया कि फिलहाल तो हमारे पास काफी असलहा है, अगर मजीद की जरूरत पड़ी तो ये भी कर लेंगे। मेरे पास साइड आर्म्स के अलावा दस्ती बम भी हैं और 2 सब मशीन गन्स भी। मेरे हमराही थाइयों में से चंद एक के पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। मैं मौका मिलते ही उनसे ये राइफलें लेकर तुम्हें दे दूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने साथी ये राइफलें बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसर ने अपनी साथियों की कारकर्दगी का यकीन दिलाते हुए कहा कि मैंने भारत में मुसलमानों की मखदूश हालत देखते हुए 2-3 फौजी चौकियों से असलहा छीना था और अपने साथियों को ये असलहा चलाने की काफी मश्क भी करवाई है। आप यकीन रखिए कि मौका आने पर मेरे साथी आपको मायूस नहीं करेंगे। कालादान में 3 रोज के कयाम के दौरान हमें कोई मजदूर या खच्चर न मिले। सबने यही कहा कि डेमोगिरी में हमें ये सब मिल सकता है। कालादान में 3 रोज कयाम करने और शम्स से आइंदा सफर की मुफस्सल मालूमात लेने के बाद चौथे रोज सुबह हम डेमोगिरी के लिए रवाना हुए। कैसर और उसके साथियों के बायस हमारी नफरी की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन जीपों पर बैठने की गुंजाइश कम हो गई। मैंने 4 जीपों पर कैसर के साथियों को इस तरह बांट दिया कि थाइयों की तादाद उनसे बढ़ने ना पाए। इधर कैसर ने मेरी जीप चलाने की जिम्मेदारी बांट ली। कालादान से ही सब ने गर्म मफलर, दस्ताने और जैकेटें खरीदी, क्योंकि हम अब भारत और बांग्लादेश के दरमियानी पहाड़ी सिलसिले को अबूर कर रहे थे। रातों को रास्ते में पड़ाव करते हुए तीसरे रोज बाद दोपहर हम डेमोगिरी पहुंचे। जहां शम्स ने अपना कमाल दिखाया और एक हिंदू महाजन से हमारी 4 जीपें रहन रखकर मामूली रकम कर्ज लेने की बात की। महाजन जीपें देखकर मतलूबा रकम देने पर फौरी राजी हो गया।
शर्त ये थी कि महाजन 3 माह के लिए रुपया कर्ज देगा और जीपों को हरगिज इस्तेमाल नहीं करेगा। 3 माह तक अगर उसे असल और सूद वापस न मिला तो चारों जीपें उसकी मिल्कियत हो जाएंगी। हमारा असल मकसद जीपों को महफूज रखना था, वरना कर्ज की हमें कतन जरूरत न थी। चुनाचे खच्चरों और मजदूरों का इंतजाम करके हमने चारों जीपें महाजन के गोदाम के कंपाउंड में खड़ी कर दी और उनके एक्सेलरेटर और गियर निकाल कर अपने पास रख दिए, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में जीपें चलाने का इम्कान न रहे। फालतू पेट्रोल के डिब्बे महाजन ने गोदाम में रखवा दिए। कालादान से डेमोगिरी तक का सफर तो हमने बगैर किसी बड़ी दुश्वारी के तय किया था। हमारे असल मसाइब और सफरी सऊबतें डेमोगिरी से शुरू हुई। खच्चर, पैदल और मजदूरों के साथ पहाड़ी सिलसिले पर पेचोखम खाती तंग पगडंडियों, गहरी खाइयों जिनके आखिरी सिरे शायद पाताल की गहराइयों से मिले हुए थे। यखबस्ता हवाओं के थपेड़े न सिर्फ अपनी तुंदही से हमें हिला देते थे, बल्कि हड्डियों तक में सरायत कर जाते थे। जंगली बिल्लियां और चीते दरख्तों के तनों से चिमटे हुए हमारी जरा सी बेध्यानी पर हम पर झपटने को तैयार दिखाई देते थे, और कोबरा सांप और अजदहे जो गिरे हुए पत्थरों और टहनियों में खुद को कैमोफ्लाज किए हुए थे, हमारा अगला कदम उठने पर हम पर हमला आवर होने पर आमादा, और सबसे बढ़कर बागी मेजो कबाइल जो हमारा रुपया, असलहा और सामान रसद लूटने की ताक में छुप कर हमारा पीछा कर रहे थे। कर्ज ये कि कौन सी ऐसी मुश्किल और दुश्वारी थी जो हमें इस पहाड़ी सिलसिले को अबूर करते हुए पेश न आई। शम्स की हिदायत के मुताबिक हमने पैदल चलने वालों को और खच्चरों को 2 मजबूत रस्सों से इस तरह बांधा था कि अगर कोई खच्चर या पैदल चलने वाला पगडंडी से फिसल कर खाई में गिरे तो रस्सों से बंधे बाकी हमराही उसे संभाल सकें। हमारा सफर शुरू हुए अभी सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे कि मैंने इन पगडंडियों पर चलने के आदि खच्चर से उतरकर पैदल चलने को तरजीह दी। शम्स के सिवा कैसर और उसके साथी भी पैदल चल रहे थे। मुझे अपने पांव और टांगों पर तो भरोसा था, लेकिन खच्चर की नपी तुली चाल के बावजूद मैं बहुत अनसेफ और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। इलावा अज़ीं, कैसर और उसके साथियों के लिए भी सफर का ये अंदाज बिल्कुल अनोखा और नया था। सिर्फ मेरे साथ अपने खुलूस और वादे को निभाते वो मेरा साथ दे रहे थे, लिहाजा मैंने भी रस्से को अपनी कमर के गिर्द बांधा और उनके साथ पैदल चल पड़ा। खच्चर और मजदूर हमारे आगे जा रहे थे और थाई हमारे पीछे। मैंने सफर शुरू करने से पहले ही थाइयों से 3 ऑटोमेटिक राइफलें लेकर कैसर और उसके 2 साथियों को दे दी। काफिले के तमाम अफराद को मेरी जनरल हिदायत ये थी कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि बगैर किसी से मुकाबला किए अपना सफर जारी रखें, और इसलिए कोई भी फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी से मुठभेड़ हो जाए तो मैं मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा, और कोई भी तदबीर कारगर न हुई तो पहला फायर मैं करूंगा। फिर उन सबको इजाजत होगी कि चुन चुन कर अपने मद्दे मुकाबिल को खत्म करें। मुझे सफर के आगाज से ही महसूस हो रहा था, या मेरी छठी हिस्स थी जो मुझे खबरदार कर रही थी कि गैर महसूस तरीके से हमारा पीछा किया जा रहा है। पगडंडी के एक जानिब तो गहरी खाई थी और दूसरी तरफ बुलंद पहाड़ जिन पर घने दरख्त उगे हुए थे। मैंने 1-2 बार कैसर को कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहाड़ के दरख्तों की ओट में छुपकर हमारा पीछा किया जा रहा है। हमें कई बार सूखे पत्तों पर चलने की नुमायां आवाजें आईं और 2-3 बार तो छोटे पत्थर लुढ़कते हुए पगडंडी पर आन गिरे। हम पैदल चलने वालों की निगाहें बेक वक्त दरख्तों पर जंगली बिल्लियों और चीतों के अलावा सांपों और अजदहों को भी तलाश कर रही थी, जो पगडंडियों के पत्थरों के नीचे और करीबी दरख्तों से चिमटे रहते थे। शम्स ने मुझे बताया कि खच्चरों की हिस्स इंसानों से बहुत तेज होती है और वो खतरे की बू पाते ही हिनहिनाने लगते हैं और आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। शम्स ने ही डेमोगिरी में कहा था कि अगर हमारा सफर बगैर किसी रुकावट के जारी रहा तो हम शाम ढलने तक इस पहाड़ की बुलंदी तय करके ढलवान में ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां रात के लिए कैंप लगाया जा सकता है। ढलवान के साथ पहाड़ का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सरहद है। नक्शे के मुताबिक डेमोगिरी से रांगामाटी का फासला तकरीबन 150 किलोमीटर था, लेकिन पहाड़ी रास्तों और पुरपेच पगडंडियों के बायस ये रास्ता 2 गुना बढ़ गया था। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि जैसे तैसे हम रांगामाटी पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापसी के सफर में रानी, उसके लड़के और जवाहिरात के हमराह ये रास्ता हम सब के लिए कतई गैर महफूज होगा। अचानक ही एक थाई की चीख और खच्चरों के हिनहिनाने की आवाजें आईं। थाई हमारे पीछे और खच्चर आगे थे। बैक वक्त रस्सों से खुद को आजाद करके कैसर और मैं पीछे की तरफ भागे। एक थाई पर जो काफिले के बिल्कुल आखिर में था, एक चीते ने दरख्त पर से जस्त लगाकर हमला कर दिया था। चीता अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं था। उसकी जस्त लगाने की जोर से थाई गिर पड़ा था और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे।
और दूसरे थाई अपने खंजरों से चीते को मुसलसल ज़रबात लगा रहे थे। थोड़ी देर में ही चीता जख्मों से निढाल होकर नीम मुर्दा हालत में थाई से अलग हो गया। अब थाइयों ने पूरी ताकत से कई खंजर उसे मारे और वो सिसकता हुआ दम तोड़ गया। हमले का शिकार थाई थोड़ी देर में ही उठ बैठा। चीते के पंजों की चंद गहरी खराशों के सिवा उसे कोई जख्म नहीं आया था। नंबर 2 उसकी मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। अब मैं आगे की तरफ भागा जहां खच्चर हिनहिना रहे थे। एक खच्चर पगडंडियों पर गिरा गहरी सांसें ले रहा था। कैसर ने बताया कि एक तीर उसकी गर्दन में पेवस्त था जिसे उसने निकाल दिया। तीर का जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। हम खच्चर को खड़ा करने की कोशिश कर ही रहे थे कि वो मर गया। तीर यकीनन जहर में बुझा हुआ था। मेरा खदशा सही निकला कि छुपकर हमारा पीछा किया जा रहा था। जहरीले तीर मेजो कबाइल के वो लोग इस्तेमाल करते थे जो इस कबीले की निगरानी और सामान खुर्दनोश का इंतजाम करते थे, वरना हुकूमत और फौज से लड़ने वालों के पास जदीद असलहा होता था। मैंने हमीद को कहा कि चंद थाइयों को ले आए ताकि वो मुर्दा खच्चर का सामान दूसरे खच्चरों पर लाद दें। सामान अभी दूसरे खच्चरों पर लादा ही जा रहा था कि मुझे फिर सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आई। मैंने कैसर को इशारा करते हुए अपनी सब मशीन गन से बगैर शोर किए आवाज की तरफ फायर किया। मेरे फायर के साथ ही सारे थाई और कैसरों के साथियों ने उसी जानिब मुसलसल फायर करना शुरू कर दिए। हमारा फासला कम से कम 40 फुट की लंबाई में फैला हुआ था, क्योंकि हम सभी पगडंडियों के तंग होने के बायस सिंगल फाइल में चल रहे थे। फायरों के साथ ही कई चीखें सुनाई दी और 5 काले रंग के आदमी नंगे मेजू लुढ़कते हुए पगडंडियों पर आन गिरे। इन 5 जख्मियों में एक जवान औरत भी थी। हमारी फायरिंग अभी जारी थी कि इसी हुलिये के 2 आदमी अपनी कमाने और तरकश ऊपर उठाए हुए हमारे सामने आए और तरकश और कमाने हमारे कदमों में फेंक कर सजदारेज हो गए। जख्मी मेजों के तरकश और कमान अभी तक उनके हाथों में ही थे। ये दोनों ऊंची आवाज में मुसलसल कुछ कहे जा रहे थे जो खाक भी हमारे पल्ले न पड़ा। डेमोगिरी का एक मजदूर उनकी जबान समझता था। मैंने उसे बुलवाया। ये दोनों मेजू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उनका मकसद हमें हलाक करना न था, बल्कि वो सिर्फ हमारा सामान हमसे छीनना चाहते थे। जख्मी मेजू कराह रहे थे और उनकी कमाने, तरकश और भाले उनके साथ ही पड़े थे। दोनों मेजू बार बार पहाड़ी की तरफ देखते। शक पड़ने पर मैंने यूं ही कहा कि तुम्हारे जो साथी अभी तक सामने नहीं आए उन्हें भी बुलवा लो ताकि तुम्हारे जख्मी साथियों को ले जा सकें। दोनों मेजुओं ने आपस में खुसर फुसर की और जोरदार आवाज में कुछ कहा। चंद लम्हों में ही 2 मर्द और एक औरत घने दरख्तों से निकलकर पत्थरों को फलांगते नीचे आ गए। उनकी आंखों से हमारे खिलाफ नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं। औरत तो एक जख्मी मर्द के पास चली गई और जोर जोर से कुछ बोलने लगी। वो मर्द शायद उसका शौहर या भाई था और वो यकीनन हमें कोस रही थी। मैं अभी उनके मुताल्लिक कुछ फैसला न कर पाया था कि कैसर बोला कि अगर इनमें से एक भी जिंदा अपने कबीले में चला गया तो फिर हमारी खैर नहीं। जहर में बुझे हुए तीरों से हम सबको हलाक कर दिया जाएगा। मेरे जहन में भी ये था कि इनको छोड़ देने का मतलब ये होगा कि अपने कबीले से कुमक लेकर हमसे रास्ते में फिर भिड़ जाएं। कैसर की बात ने मुझे फैसला करने में मदद दी। मैंने कैसर को कहा कि सबको खत्म कर देते हैं। इस तरह इनके कबीले वालों को बताने के लिए कोई नहीं होगा कि इनको किसने हलाक किया। ये कहते हुए मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला। इधर कैसर और उसके साथियों ने अपनी राइफलें सीधी की। इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आए हमने 15-20 गोलियां चलाईं और 5 जख्मी और उनके 5 साथी गोलियों की इस बौछार से खत्म हो गए। मैंने थाई हमराहियों को कहा कि इनके तीर कमान और भाले उठा लें। हमारे पास पेट्रोल तो था नहीं कि नाशों को जला देते, इसलिए पगडंडी के दूसरी तरफ गहरे खड्ड में उनकी नाशें लुढ़का दी। इन 10 अफराद की हलाकत हम सब के दिल पर बोझ बन गई थी। दूसरों के मुताल्लिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने दिल को मैंने ये सोचकर समझाया कि हम पर हमले में पहल उन्होंने की थी। ये ऐसी जगह थी कि हम ना तो उन्हें कैदी बना सकते थे और ना ही जख्मियों की देखभाल कर सकते थे, और उन्हें जिंदा छोड़ने का मतलब था हमारी अपनी मौत। ये चाहे तिफिल तसल्ली थी, लेकिन फिर भी दिल को कुछ संभाला मिल गया। रास्ते में चीते और मेजुओं से झड़प के बायस हमारे 2 घंटे जाया हो गए थे। लिहाजा जब हम शम्स की बताई हुई ढलवान पर पड़ाव की जगह पर पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने थाइयों को तो लकड़ियां इकट्ठी करने का कहकर अतराफ में भेज दिया और कैसर और उसके साथी और हमीद खच्चरों पर सामान उतारने लगे। सर्दी भी बहुत थी और सबको भूख भी लगी हुई थी। आग जलाकर हमने अपने जिस्म तापे और टिन फूड खाकर सबने चाय पी। शब बसरी के मुताल्लिक ये फैसला हुआ कि हमारी आधी नफरी सोएगी और आधी पहरा देगी। 4-4 घंटे की शिफ्ट मुकर्रर करके मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया।
मेजू कबाइल से तसादुम और कठिन रास्ते की वजह से मैंने किसी मुतबादिल रास्ते के मुतालिक सोचना शुरू किया। सुबह मैंने कैसर, शम्स और हमीद के साथ इस बारे में गुफ्तगू भी की। शम्स चूंकि मेरे माजी के मुतालिक कुछ नहीं जानता था, लिहाजा उसने चिटागोंग से कॉक्स बाजार और फिर रामू नदी को उबूर करके बर्मा में दाखिल होने या चिटागोंग से एक बड़ी कश्ती में एकाब बर्मा तक जाने का मशवरा दिया। कैसर इस बारे में बिल्कुल कोरा था और उसे इस इलाके के मुतालिक जरा भी इल्म नहीं था। बकौल उसके कालादान भी वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। मेरा नंबर 2 बिल्कुल खामोश था। उसने सिर्फ ये कहा कि मेजू कबीले से तसादुम के बाद सारे थाई डरे हुए हैं और चाहते हैं कि वापसी के लिए कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए। उसने बिल्कुल सही कहा था। स्मगलिंग से वाबस्ता लोगों का ये हमेशा वतीरा रहा है कि जहां पुलिस या एंटी नारकोटिक्स वालों ने रोका और तलाशी लेनी चाहिए तो ये सब माल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आपने पाकिस्तानी अखबारात में अक्सर पढ़ा होगा कि स्मगलर सामान से भरे ट्रक छोड़कर भाग गए। चूंकि रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश में वो स्मगलिंग का धंधा इख्तियार करते हैं, इसलिए उन्हें रुपया प्यारा होता है और रुपये से प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी बेहद अजीज होती है। जिंदगी को दाव पर लगाने वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत, गैरत और वतन से मोहब्बत होती है। अफवाज पाकिस्तान के निडर जवानों की हिम्मत और शुजात और वतन परस्ती के बायस हमसे 8 गुना ज्यादा फौज रखने वाला भारत इसीलिए हमारी अफवाज से खौफजदा रहता है कि जब भी उसने इन अल्लाह के शेरों से टकराने की हिमाकत की, उसे मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में शहीद को इतना बुलंद मकाम देने का वादा किया है जिसके मुकाबले में ये चंद रोजा दुनियावी जिंदगी कोई वक़्त नहीं रखती। हमारी तमाम फौज इसी जज्बा शहादत से सरशार है और इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारे दुश्मनों पर ज़र्ब मोमिन की धाक बैठी रहेगी। मुझे वापसी के लिए कोई मुतबादिल रास्ता दिखाई न दिया तो मैंने इसके मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया। अल्लाह पाक की मदद की यकीन पर ही जो बेहद्दो हिसाब रहम करने वाला है, मैंने इस मुहिम को सर करने का बीड़ा उठाया था। अब तक इस सफर के दौरान जितनी भी मुश्किलात पेश आई थी, उसी ज़ाते करीम ने उन्हें दूर किया था। आइंदा भी अगर उसकी मदद मेरे शामिल हाल रही तो उस ज़ाते पाक के सहारे तमाम मुश्किलात और रुकावटें दूर हो जाएंगी, वरना इंसान तो इतना मजबूर और बेबस है कि वो अपनी पीठ तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती